नमस्कार, मैं हिमा कुशवाहा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार की खास बुलेटिन। मगर खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। संसद से पहले पीएम मोदी का बड़ा संदेश, बोले तथ्य हो तो हंगामे की जरूरत नहीं। आज से संसद का महासंग्राम, सरकार विपक्ष आमने सामने। राम मंदिर चढ़ावा केस, आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी की रिपोर्ट से क्या होगा बड़ा खुलासा। चलो संसद मार्च से पहले दिल्ली हाई अलर्ट पर, सुरक्षा के इंतजाम हुए सख्त। कार्तिक आर्यन ने जीता पहला नेशनल अवार्ड, चंदू चैंपियन बना करियर का टर्निंग पॉइंट। अब खबरें विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से सकारात्मक सहयोग और सार्थक चर्चा की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जहां तर्क होते हैं, तथ्य होते हैं, वहां तूफान की जरूरत नहीं होती। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर मॉनसून सत्र और मॉनसून सत्र दोनों ही सक्रिय और उत्पादक हो तो देश का कल्याण होता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यह सत्र जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और महत्वपूर्ण फैसलों का मंच बनेगा। पीएम मोदी ने पिछले एक महीने में भारत की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि देश ने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कई ऐतिहासिक सफलताएं भी हासिल की हैं। उन्होंने भारतीय युवाओं की क्षमता और महत्वाकांक्षा की सराहना करते हुए कहा है कि उनकी उड़ान अंतरिक्ष जितनी असीम है। सरकार इस क्षेत्र में कई अहम विधेयक पेश करने जा रही है, जिनमें वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने वाला विधेयक, आयकर संशोधन, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने, एमएसएमई सुधार और विदेशी अंशदान कानून में संशोधन जैसे प्रस्ताव भी शामिल है। 20 जुलाई से शुरू हो रहा यह मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। कुल 19 बैठकों वाले इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। और इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि मॉनसून भी प्रोएक्टिव रहे, मॉनसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और पहले ही दिन सियासी तापमान हाई रहने के आसार हैं। सरकार जहां वंदे मातरम समेत 6 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा विवाद, पेपर लीक, एथेनॉल और सोनम वांगचुक जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। सत्र के साथ ही दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों ने संसद मार्च का ऐलान किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस मार्च की अनुमति नहीं दी है। इसके बावजूद प्रदर्शन की संभावना को देखते हुए जंतर मंतर से लेकर संसद परिसर तक सुरक्षा व्यापक के इंतजाम कड़े कर दी गए हैं। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी सांसदों से संसदीय मर्यादा बनाए रखने और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने की अपील की है। वहीं दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर संसद मार्ग और आसपास के इलाकों में डायवर्जन की जानकारी दी है तथा लोगों से यात्रा से पहले रूट की जानकारी लेने की सलाह भी दी है। आज का दिन संसद के भीतर राजनीतिक टकराव और संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन दोनों ही लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। नीट, पेपर लीक और देश में बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर आज संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन हो रहे जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने चलो संसद मार्च का ऐलान किया है। इसके समर्थन में छात्र, प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी और उनके अभिभावक जंतर मंतर पर जुटने लगे हैं। संभावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। जंतर मंतर, संसद मार्ग, सेंट्रल विस्टा और आसपास के इलाकों में 3 टायर सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई है। नई दिल्ली जिले में बीएनएसएस की धारा 168 भी लागू कर दी गई है, जिसके तहत बिना अनुमति जुलूस, धरना या 5 से अधिक लोगों का एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में नीट पेपर लीक की निष्पक्ष जांच, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और बढ़ती बेरोजगारी व भर्ती परीक्षाओं में देरी जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी। राम मंदिर चढ़ावा मामले से जुड़ी 4 अलग अलग याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं ने मामले की CBI जांच, ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन का CAG और फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को इस मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया था। अब तक इस केस में चढ़ावे की गिनती और प्रबंधन से जुड़े 8 आरोपियों को गिरफ्तारी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग अब दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच तक पहुंच चुकी है। उनकी पत्नी डॉक्टर गीतांजलि अगमो ने सिंगल जज और उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें सफदरजंग अस्पताल से निजी अस्पताल ले जाने की मांग खारिज कर दी गई है। याचिका में कहा गया है कि मरीज और उसके परिवार को इलाज और अस्पताल चुनने का अधिकार है। अपील में संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा गया है कि यह फैसला वांगचुक के व्यक्तिगत अधिकारों और चिकित्सा संबंधी स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि सोनम वांगचुक के खिलाफ न तो कोई गिरफ्तारी आदेश है और न ही हिरासत का निर्देश। ऐसे में उनके सरकारी अस्पताल में रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। साथ ही दावा भी किया गया है कि इससे उनके शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार पर भी असर पड़ रहा है। अब वरिष्ठ वकील दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग करेंगे। इसके बाद डिवीजन बेंच सुनवाई की तारीख तय कर सकती है। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में एक समृद्ध एक्सप्रेसवे पर सोमवार तड़के भीषण सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार आयशर ट्रक ने पीछे से एक कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार ट्रक के नीचे दब गई और ट्रक में आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा पुलगांव थाना क्षेत्र के विरुल इंटरचेंज के पास हुआ। मृतकों में कार सवार चालक, 4 लोग और आयर्स ट्रक का चालक शामिल था। ट्रक में मिर्च लदी हुई थी, जबकि उसका क्लीनर गंभीर रूप से घायल हुआ और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, हाईवे और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव भी कार्य शुरू कर दिया गया। हादसे में समृद्ध एक्सप्रेसवे पर कई घंटों तक यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दुर्घटना के कारणों की भी जांच शुरू कर दी गई है। गुजरात के आणंद से एक बड़ी खबर सामने आई है। रेलवे स्टेशन से 4 साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोप की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि आरोपी पूछताछ के दौरान पुलिस टीम पर हमला कर फरार होने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक आरोपी सुरेश परमार को पूछताछ के लिए ले जाया गया था। रास्ते में उसने उल्टी की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने वाहन रोका। इसी दौरान आरोपी ने कथित तौर पर चाकू निकालकर पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया और भागने की कोशिश भी की। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। पुलिस का कहना है कि कई बार चेतावनी देने के बावजूद आरोपी नहीं रुका, जिसके बाद आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई गई। घायल आरोपी को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। अब इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। वहीं बच्ची के साथ हुई इस दर्दनाक वारदात और आरोपी की कस्टडी में मौत को लेकर मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब वैश्विक तेल बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। लगातार हो रहे हमलों और अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते टकराव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार उछाल आया है। सोमवार को ब्रेंट क्रूड $90 प्रति बैरल के पार पहुंच गया, जबकि WTI क्रूड भी $84 प्रति बैरल के ऊपर कारोबार करता दिखा। विशेषज्ञों का कहना है कि मध्य पूर्व में तेल सप्लाई बाधित होने की आशंका के चलते बाजार में चिंता बढ़ गई है और जुलाई के निचले स्तरों की तुलना में कच्चे तेल की कीमतों में करीब 30% की तेजी दर्ज की गई है।
अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम खत्म होने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास बढ़ते हमलों ने निवेशकों की चिंता और बढ़ा दी है। यदि तनाव इसी तरह जारी रहा तो तेल की कीमतों में और तेजी आ सकती है। इसका सीधा असर वैश्विक महंगाई, परिवहन लागत और ईंधन की कीमतों पर पड़ सकता है। अब दुनिया की नजरें पश्चिम एशिया के हालात और तेल बाजार की अगली चाल पर टिकी हुई है। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन ने अपने करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि में एक और उपलब्धि हासिल की है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में उन्हें फिल्म चंदू चैंपियन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। यह उनके करियर का पहला नेशनल अवार्ड है। इस श्रेणी में कार्तिक आर्यन ने यह सम्मान अभिनेता मम्मूटी के साथ साझा किया, जिन्हें फिल्म ब्रह्मायुगम के लिए सम्मानित किया गया। अवार्ड की घोषणा होते ही कार्तिक आर्यन भावुक हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया जिसमें वह परिवार के साथ लाइव घोषणा करते दिखे। जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ, वह खुशी से झूम उठते हैं और अपने करीबियों के साथ इस तरह का खास पल का जश्न मनाते हैं। कार्तिक आर्यन ने अपने पोस्ट में लिखा कि यह उनके वर्षों के पुराने सपने को सच होने जैसा लग रहा है। उन्होंने कहा कि वह इस सम्मान के लिए हमेशा विनम्र और आभारी रहेंगे। फिल्म चंदू चैंपियन में कार्तिक ने भारत के पहले पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उनके अभिनय और समर्पण की खूब सराहना की गई। वहीं फिल्म के निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने कार्तिक आर्यन को भी बधाई देते हुए उनके समर्पण और कड़ी मेहनत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह सम्मान पूरी टीम के लिए गर्व का क्षण है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल से पहले अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी की एक भावुक सोशल मीडिया पोस्ट ने उनके संन्यास की अटकलों को और तेज कर दिया है। मेसी ने टीम के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि उनके लिए ट्रॉफियों से ज़्यादा साथियों के साथ समय बिताना, सफ़र, संघर्ष और यादें मायने रखती है। उन्होंने पूरी टीम और सपोर्ट स्टाफ का धन्यवाद करते हुए कहा कि फाइनल का नतीजा चाहे जो भी हो, यह टीम पहले ही इतिहास रच चुकी है। आखिर में उन्होंने लिखा कि लेट्स गो अर्जेंटीना। मेसी के इस संदेश के बाद ही फैंस मान रहे हैं कि स्पेन के खिलाफ होने वाला फाइनल उनका आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। हालांकि मेसी ने अब तक संन्यास को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है और कहा है कि उनका पूरा ध्यान सिर्फ फाइनल के मुकाबले पर है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।